नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत से शानदार क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें चार ऑप्शन है। स्थविरवाद जैनों का एक संप्रदाय है। निकाय ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंध है। आरंभिक बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। महावीर ने अपने प्रवचन अर्धमागधी में दिए थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या नहीं है, सत्य नहीं है। स्थविरवाद जैनों का एक संप्रदाय है। अगर हम बात करें स्थविरवाद या थेरवाद यह संप्रदाय द्वितीय बौद्ध संगीति में उभरा जो परिवर्तन के विरोधी थे और ये स्थविरवाद कहलाए। तिब्बती परंपरा के अनुसार इसके संस्थापक महाकच्चायन थे जो कि उज्जैन के निवासी थे। बाकी सत्य तीन ऑप्शन सही हैं। हम अगर देखें तो निकाय बौद्ध ग्रंथ से संबंध है। आरंभिक बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। महावीर ने अपने प्रवचन अर्धमागधी में दिए थे। और जो स्थविरवाद जैनों का एक संप्रदाय नहीं है, यह किसका संप्रदाय है, यह बौद्धों का है। अगर हम बात करें तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। और इस टाइप के क्वेश्चन नेट में भी पूछे जाते हैं और आरपीएससी जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के क्वेश्चन है। अगर हम बात करें संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग किस नाम से जाना जाता था, इसमें चार ऑप्शन है। आप लोग देख पाएंगे, विल्लार, वेनिगर, पुलियन, वर्मन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, वेनिगर। वेनिगर इसका करेक्ट ऑप्शन है। संगम युग में वेनिगर वर्ग यह व्यापारियों का था। इस वर्ग में छोटे व्यवसायियों को चेती वर्ग कहा जाता था। कुछ ऐसे भी व्यवसायी इस वर्ग में शामिल थे जिनकी सामाजिक स्थिति कैसी, जैसे आपका पुलियन हो गया, रस्सी की चारपाई बनाने वाली थी। अगर हम बात करें एनियर शिकार करने वाले थे। परवदर मछुआरे थे। अगर हम बात करें बिल्लार, यह किसानों का एक वर्ग था, यह किसानों का वर्ग था। और बाकी आपका वेनिगर यह किससे संबंधित है, व्यापारी वर्ग से संबंधित है। तो आप लोगों के लिए आप लोग इसे अच्छे से देख रहे होंगे, संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग किस नाम से जाना जाता था, वेनिगर नाम से जाना जाता था। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग वेनिगर नाम से जाना जाता था। आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए। अगर हम बात करें संगम युग में वेनिगर नाम से जाना जाता था, किस कौन, व्यापारी वर्ग को। तो दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। वह लक्षण जो नवपाषाण काल की विशिष्टता नहीं है। अगर हम इसमें करेक्ट ऑप्शन, इसमें चार ऑप्शन है। घर्षक एवं पालिश युक्त उपकरण यह नवपाषाण काल के लक्षण है। मुख्य उपकरण कुल्हाड़ी है। अगर हम बात करें अन्न पर बढ़ती निर्भरता, अगर हम बात करें कृषि के उत्पादन होगा तो अनाज की भी बढ़ती निर्भरता तो होगी ही होगी, आप सब जानते हैं। तो इसका लक्षण क्या नहीं है, पिछले युगों की तुलना में मृदभान निर्माण कला में उल्लेखनीय प्रगति। अगर हम देखें नवपाषाण काल, न्योलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले सर जॉन लुकबाक ने 1865 में प्रकाशित पुस्तक प्री हिस्टोरिकल टाइम में किया था। गॉर्डन चाइल्ड ने नवपाषाण ताम्रपाषाण संस्कृति को अपने आप में पर्याप्त अन्न उत्पादक अर्थव्यवस्था बताया। और माइल्स बर्किट ने इस पर जोर दिया कि अगर हम बात करें इसके नवपाषाण काल माना जाना चाहिए कृषि काल हो गया। पशुओं का पालना, पत्थर के औजारों का घर्षण और उन पर पालिश करना, मृदभांड बनाना। तो आपका करेक्ट आपका विशिष्टता नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, पिछले युगों की तुलना में मृदभांड निर्माण कला के निम्नलिखित प्रगति में नहीं थे। तो दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। आप लोग अगला क्वेश्चन देख लीजिए इसका, जो कि शानदार क्वेश्चन है कि सैंधव स्थल से सिंधु स्थल से मिट्टी के हल का मॉडल मिला है। ये बहुत सही, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन बनते भी हैं। जैसे हम बात करें इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बनावली। यह है, अगर हम बात करें बनावली कहाँ पे, हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी किनारे स्थित है। और इसकी खोज कौन किया था, 1974 ईस्वी में आर.एस. बिष्ट ने की थी। यहाँ से मिट्टी का बना हल मिला है, बढ़िया किस्म का जौ प्राप्त हुआ है। कहाँ से, बनावली से। बनावली में सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जल निकास प्रणाली थी। क्या थी, जल निकास प्रणाली बनावली से बहुत अच्छी थी, जो कि सिंधु सभ्यता की एक अच्छी व्यवस्था मानी जाती है जल निकास प्रणाली को। अगर हम देखें यहाँ से प्राक हड़प्पा सभ्यता हो गया, हड़प्पा हो गया, और उत्तर हड़प्पा काल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, बनावली से। यहाँ के मकानों के साज सामान से पता चलता है कि यह समृद्ध लोगों का नगर था। अगर हम देखें एक विशिष्ट नगर था बनावली, एक अच्छे वर्ग लोग रहते थे, ऐसे वीआईपी पर्सन वहाँ पे रहा करते थे। तो कौन थे, बनावली आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर जाते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, किसके नेतृत्व में एएसआई द्वारा आर्कियोलॉजी यानी कि भारत में सर्वप्रथम उत्खनन आरंभ किया गया था। ये आपको सब जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है, जॉन मार्शल। अगर हम बात करें जॉन मार्शल के नेतृत्व में एएसआई द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया था। अगर हम बात करें भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा
की एवं राखाल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई थी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? जॉन मार्शल। किसके नेतृत्व में आर्कियोलॉजी द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन आरंभ किया गया था? जॉन मार्शल के द्वारा। ये भी एक अच्छे विशिष्ट विद्वान थे और साथ में पुरातत्व विभाग के निर्देशक भी थे। कौन? ब्रिटिश शासन काल में। आप जानते हैं ब्रिटिश लोग सबसे पहले प्राथमिकता अपने नागरिकों को ही देते थे, तो इसलिए वहाँ के जो निर्देशक थे, जो उत्खनन का कार्य आरंभ किया, जॉन मार्शल उनके मान के चलते हैं, वो उस समय बहुत ही विशिष्ट आदमी माने जाते थे, तो इसलिए इनको बनाना उनका कार्य था अंग्रेजों का। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किन पुराणों को उनके रचनाकारों ने पुरातन इतिहास कहा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? मत्स्य एवं वायु पुराण। अगर हम बात करें, पुराण शब्द का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान। अगर हम देखें, प्राचीन आख्यान है पुराण का, और इसके संकलनकर्ता कौन है? महर्षि लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। अगर हम बात करें, पुराणों की संख्या कितनी है? 18 मानी जाती है, और इनमें सबसे जो मुख्य पुराण कौन से हैं? वायु पुराण है, मत्स्य पुराण है, विष्णु पुराण है, भागवत पुराण है, मार्कंडेय पुराण है। इसमें मत्स्य पुराण और वायु पुराण सबसे पुराने हैं। पुराणों में प्राचीन राजवंशों का वर्णन मिलता है, और लेकिन जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो प्रचलित पुराण है, आप लोग अगर देखें तो सबसे ज़्यादा पुराण कौन से माने जाते हैं? भागवत पुराण का ज़्यादा उपयोग किया जाता है, और साथ में शिव पुराण, जो कि भारत में बहुत प्रचलित है, और उनका वर्तमान में आप लोग जानते हो हर जगह उनका व्याख्यान होता ही रहता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? मत्स्य एवं वायु पुराण इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों, अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध घोष के अनुसार बिंबसार के साम्राज्य में गांवों की संख्या कितनी थी? अगर हम बात करें, इसमें 4 ऑप्शन है: 4000, 8000, 40000, 80000। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? 80000। बिंबसार ने अपने आंतरिक स्थिति को मजबूत करने के साथ अंग के राजा ब्रह्मदत्त को पराजित कर उसने अंग को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। कौन? बिंबसार ने मिला लिया था अंग के राजा को पराजित करके, ब्रह्मदत्त को हरवाकर यहाँ पर अपने पुत्र अजातशत्रु को उपराजा बनाया था। कौन बनाया था? बिंबसार अपने पुत्र को अजातशत्रु को उपराजा बना दिया था अंग का। महावग्ग में हमें ज्ञात होता है कि बिंबसार के राज्य में 80,000 नगर थे तथा संपूर्ण राज्य की सीमा 300 योजन तक विस्तृत थी। हालांकि ये नगर नहीं रहे होंगे तो या तो गांव रहे होंगे, या इनका स्थान बिल्कुल छोटे नगर की तरह रहा होगा। तो अगर हम बात करें बुद्ध घोष के अनुसार बिंबसार के समाजों में गांव की संख्या कितनी थी? तो 80,000 इसको करेक्ट ऑप्शन माना गया है। यह RPSC 2014 कॉलेज लेक्चरर का पेपर है, जो एग्जाम इसका कब हुआ था? 30 जून को हुआ था। तो अब हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। आप लोग इसे देख लीजिए, क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन बहुत फंसाते हैं एग्जाम में। तो अब हम इसको देख लेते हैं। वैदिक धर्म के विषय में असत्य कथन पहचानिए। वैदिक मंत्र विविध देवों का स्तुति गान करते हैं, और साथ में विश्व देवा के रूप में संयुक्त रूप से वैदिक देव परिवार में विश्वकर्मा और प्रजापति की उपस्थिति एक ईश्वरवाद का प्रमाण है। सत्य एक है और ऋषि उसे विविध नामों से अभिहित करते हैं। वैदिक ऋषि प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण करते हैं, प्रतीत होते हैं। तो इसका असत्य कथन क्या है? वैदिक ऋषि प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण करके प्रतीत होते थे। अगर हम देखें, ऋग्वैदिक लोग जिस सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास रखते थे वे थे एकेश्वरवाद। ऋग्वेद अनेक देवताओं का अस्तित्व मानता है। इससे स्पष्ट होता है कि एक सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास रखते हुए भी बहुलवादी हो गए थे। ऋग्वैदिक काल के 2 प्रमुख देवता इंद्र और अग्नि का अब पहले जैसा महत्व नहीं रहा था। इनके स्थान पर उत्तर वैदिक काल में प्रजापति, जो देवकुल में सृष्टि के निर्माता थे, को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया था। उत्तर वैदिक काल में सृजन के देवता प्रजापति को सर्वोच्च स्थान मिला। उनमें 2 पूर्ववर्ती देव विश्वकर्मा और हिरण्यगर्भ समाहित हो गए। दोस्तों, आप लोग इस टाइप क्वेश्चन देख लीजिए। आपका प्राचीन भारत का क्वेश्चन है, हमें लगा कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो हमने बना दिया। अगर दोस्तों अब आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में, फिर इसको एडिट करने में। तो आप सब जानते हैं, आप अपना अमूल्य सब्सक्राइब हमें जरूर देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। ज़िंदगी उसकी नहीं जो ज़िंदगी से घबराते हैं, ज़िंदगी उसके जो ज़िंदगी से टकराते हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत ऑल द बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क। आप बेस्ट ऑफ लक को इस्तेमाल ना करें, बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क करिए। आपका रिजल्ट 100% रिजल्ट आपका अच्छा रहेगा। धन्यवाद। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। टेक केयर।